राहुल गांधी जो बात राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं तो बड़ा आपको खराब लग रहा है। यूपीए में यूपीए में सो रहे थे, वो सो रहे थे। यहाँ धरातल पे वोट निकल रहा है। आपने ना तो दलित को जगह दी, आपने ना दलित को जगह दी, ना ओबीसी को जगह दी। जातिगत बायस है। आप जीडीपी में देश का एक मिनट रोड मैप ना, देश का राष्ट्रपति है, ये जातिगत भेदभाव हो रहा है। रोड मैप ना, देश का राष्ट्रपति कौन है? अरे एसटी वर्ग से जीडीपी बात की बात है, जीडीपी बहुत बात की बात है यार। किस चीज की बात है? मूंछ नहीं कटेगी, मूंछ नहीं राहुल कटेगी गांधी कह रहे थे देश में चौराहे पे उसकी मूंछ नहीं कटेगी। वो राहुल गांधी वो घोड़ी पे बैठ के बारात में जाएगा, क्या बनाया? चप्पल सिर पे नहीं रखनी पड़ेगी, उसको चप्पल सिर पे नहीं रखनी पड़ेगी। ईबीसी को रिजर्वेशन देने से जीडीपी का क्या असर होगा? मोदी जी 75 लाख महिलाओं को बिहार जाकर 10-10 हज़ार रुपए बांटने वाले हैं, उससे जीडीपी को, उस पर जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा? तो ये जो काट है राहुल गांधी के, इस दांव की काट जो है वो 10-10 रुपया 10-10 हज़ार रुपया कैश है। अब चुनाव में पता चलेगा कि कैश चलेगा या वादा चलेगा कि रिजर्वेशन मिल जाएगा, कल को दिन पढ़ाई के लिए एडमिशन मिल जाएगा और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो ये 10 हज़ार पर भारी पड़ेगा या राहुल गांधी के वादे पर ये 2-3 महीने में पता चल ही जाएगा। संदीप, उठाई गई कि इतने करोड़ के ठेके लेता है, उसको आरक्षण की जरूरत क्या है? आरक्षण गरीबी उन्मूलना का कोई प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण जो है ना वो बता रहा, एम्प्लॉयमेंट मैं एक्सचेंज बता दे रहा हूँ, वो कोई एम्प्लॉयमेंट मनरेगा भी एक्सचेंज नहीं है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। वो ये है कि इटावा में कोई यादव अगर कथा कहे तो उसका बाल नहीं उतारा जा सकता, उसके सर पे कोई पेशाब नहीं डाल सकता। की लड़ाई अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण तक, भागीदारी तक जाएगी। उसके बाद जो नए परिप्रेक्ष्य बनेंगे उसमें फिर आगे क्या नया जो फॉल्ट लाइनें निकलेगी वो देखी जाएगी। नमस्ते दोस्तों, न्यूज तक की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज गर्मा गर्मी का हमारे न्यूज रूम में विषय है कि ये जाति से राहुल गांधी जीतेंगे देश का चुनाव, राज्यों का चुनाव, क्योंकि जिस तरह से जाति की लाइन पर वापस से संविधान के बाद राहुल गांधी ने लौटना शुरू किया है, यह कहीं ना कहीं बताता है कि आने वाले वक्त में देश में जाति की राजनीति कम से कम कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से फुल पावर शो दिखाने की कोशिश की जाएगी। और यही जो मामला है, चूंकि हाल में ही राहुल ने इस मामले को उछाला भी बिहार में, और वहां उन्होंने जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस है उनकी पैरोकारी करी है, और वो कह रहे हैं कि जो आरक्षण का दायरा है वो 50% से आगे ले जाएंगे। तो न्यूज रूम में हमारे इस बहस के तमाम जो साथी मौजूद हैं उनसे एक एक करके हम बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या यह दिशा सही है, क्या यह दिशा गलत है, और क्या जाति की राजनीति इस वक्त देश का डिमांड है या नहीं है। तो नीरज जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। अगर 1 मिनट में आप ओपनिंग रिमार्क हमारे तमाम साथी दे एक एक करके। तो नहीं, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब मेरी नज़र में है कि हाँ, राहुल गांधी को और महागठबंधन को बिहार चुनाव में इससे फ़ायदा ही नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। ये एक बड़ा बूस्टर है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना एक न्याय संकल्प पत्र ईबीसी के लिए जो 10 सूत्री जारी किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ 50% का आरक्षण की कैप हटाने से लेके सरकारी ठेकों में आरक्षण दिए जाने से लेके पंचायत का दायरा 20% से 30% करने से लेके SC ST की तर्ज पे ईबीसी के लिए कानून बनाने से लेके तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे ईबीसी वोटर से सीधे कनेक्ट करते हैं। ये हवाई वादे नहीं हैं। और अगर 36% ईबीसी जो जाति सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में है, अगर उस तक ये वादे ठीक तरह से पहुंचते हैं, अगर उसके वो ज़मीन तक ये अपना काम कर गए, तो मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में बहुत आश्चर्यजनक परिणामों को ला सकते हैं। ठीक है, तो तकरीबन 36% का ये जो फिगर है वो सबसे बड़ा फिगर भी है। अमीश जी, आप क्या सोचते हैं कि क्या ये वक्त है वाकई में कि हम अभी भी कास्ट में ही इसको और एक्सप्लोर करें, आरक्षण को और बढ़ाने पर बात करें, जहां देश में डिबेट ये है कि सही टैलेंट को सही मौका कैसे मिलेगा? तो क्या कांग्रेस जैसी टीम जो है या कांग्रेस जैसी पार्टियां जो उनके साथ अलाइंड है, उनको ये रास्ता दिख रहा है कि टैलेंट को या लोगों को आगे बढ़ाने का तरीका जो है वो आरक्षण ही हो सकता है?
नहीं, कांग्रेस को, राहुल गांधी को या कांग्रेस के सहयोगी किसी भी दल को ऋषि ये नहीं लगता है कि आरक्षण ही एक आगे बढ़ाने का तरीका हो सकता है। लेकिन आरक्षण को लेकर पहले तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं कि आरक्षण ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके तहत सही टैलेंट को सही जगह नहीं पहुंचाने की कोशिश हो रही है या सही टैलेंट को रोक देने की कोशिश हो रही है। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो इसी के लिए आई है कि सही टैलेंट सही जगह पहुँचे। इस वजह से विपक्ष इसकी राजनीति कर रहा है। जैसा कि नीरज जी ने कहा कि राजनीति समाज के लोगों के लिए होगी ना। जब बिहार में 37% ईबीसी है, जो सबसे डोमिनेटिंग कास्ट ग्रुप है, तो राजनीति में उसका हिस्सेदारी पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने तो बिल्कुल सही किया है। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार में ईबीसी वोटर्स का समूह बनाकर बैठे हुए हैं और उनके हितों की बात नहीं कह रहे हैं। तो राहुल गांधी एकदम डेटा लेके आए हैं कि हम ये काम करेंगे। जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जाति की राजनीति करते हुए कहते हैं कि मैं ओबीसी, सबसे बड़ा ओबीसी हूं, जब उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री अपने राजपूत कास्ट से आने को बहुत प्राइडली फ्लॉन्ट करते हों, तो केवल विपक्ष पर आप अगर ये कहेंगे भी कि विपक्ष जाति की राजनीति कर रहा है आरक्षण की बात करके, तो ये गलत है। दूसरी बात कि ये जरूरी क्यों है, जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने कहा 50% सीमा को हम आगे बढ़ाएंगे। अरे भाई, इस देश में 50% की सीमा आगे बढ़ चुकी है। EWS 10% अतिरिक्त मिलता है 50% के बाद, तो 60% आरक्षण धारा ऑलरेडी है। राहुल गांधी उसको और सामाजिक कल्याण वाली बनाना चाह रहे हैं और इसीलिए ये वादा किया उन्होंने। ठीक है, तो अभी शुरू में हम जल्दी जल्दी अपने तमाम साथियों को एक ओपनिंग रिमार्क सुनेंगे और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम रुख करेंगे संदीप जी का। तो संदीप जी, क्या लग रहा है, राहुल की ये जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है फ्रूटफुल है देश के लिए, या आप एक नई व्यवस्था देख रहे हैं? नहीं, देखो, बात ऐसी है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जातियों को सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, संसाधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, बात तो खैर राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बांटने की जातियों को बांटने की राजनीति कहाँ तक सही है। क्योंकि देश में आज इस वक्त जातियों में बांटना, ये तो हम पहले अंग्रेजों ने बांटा देश और राज कर गए, अब वो राहुल गांधी भी वही नीति अपना रहे हैं। 70 साल तक तो राहुल गांधी खुद सरकार में रहे, तब वो सो रहे थे। 10 साल तो यूपीए 1 यूपीए 2 में वो बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, तब वो सो रहे थे। तब उनको याद नहीं आ रहा था कि आरक्षण की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। और ये तो 10% EWS मोदी सरकार, इस सरकार ने आरक्षण दिया 10% EWS को, तो लिमिट जाके 60% हुई। अगर वो कुछ भलाई चाहते हैं तो वो ये बता के नहीं गए कि अगर हम 60 को 70 कर देंगे तो देश में ये उद्धार हो जाएगा, GDP इतनी बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो सब बताने में वो भूल गए। उनके पास कोई डाटा ही नहीं है। आएंगे, बोलेंगे कुछ, एक सुगुफा छोड़ के निकल जाएंगे। अब 1.5-2 घंटे की वोट चोरी पे पीसी करते हैं, लेकिन ये बात नहीं बता गए अभी तक, जो मुद्दा उठा के गए हैं कि 10% बढ़ जाएगा तो हम ये कर देंगे। कितना फ़ायदा हो जाएगा किस व्यक्ति को, कहाँ कितना उत्थान हो जाएगा, कितने लोग दलित गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे, कितने ओबीसी हो जाएंगे, ये सब वो बता ही नहीं रहे। उनके पास कोई रोड मैप भी नहीं है, बस किसी के कहने पे कुछ बोल जाते हैं और देश में। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अपने सहयोगी राहुल हैं। राहुल, हम आपका रुख करेंगे। क्या रुख है आपका? आप हरियाणा से ही आते हैं और अक्रॉस इंडिया, मतलब कि सिर्फ एक स्टेट को इस तरह से देखना, इसकी एक शुरुआत एक जगह से हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है तो वो आने वाले टाइम में हर जगह लेकर जाएगी। क्या लगता है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाना, इकोनॉमिक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की बात करना सूट कर रहा है कांग्रेस को? उसको लग रहा है कि यहाँ से नतीजे निकलेंगे कांग्रेस के लिए अच्छे? देखो, मेरा मानना ये है कि ये जो पॉलिसी राहुल गांधी लेकर आए, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। जब वो बहुत प्रोमिनेंटली कास्ट सेंसस की बात करते थे, जिसको बिहार में ऑलरेडी जेडीयू इसके पक्ष में थी, उन्होंने करवाया कास्ट सेंसस, और फिर केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। तो ये एक मुद्दा था, फिर वो उनके हाथ से चला गया। तो उन्होंने अब, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार में देखिए जो ईबीसी की बात हो रही है, जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प उन्होंने एक लॉन्च किया बिहार में कल, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि बिहार में जो ओबीसीज़ के अंदर जो दूसरे तबके हैं, जो प्रोमिनेंट ओबीसीज़ हैं, उनके अलावा जो बाकी जातियां हैं, उनका एक तरीके से एक फादर फिगर नीतीश कुमार काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। और अगर आप चुनाव का डेटा भी देखेंगे तो वो भी मैं अगर आपको बता दूं कि ईबीसी का जो वोटिंग पैटर्न रहा है, जो 35-36% का ग्रुप बताया जा रहा है, तो 50% उसमें से देखिए 20 से ये कह रहे हैं कि 20 से 30% हम कर देंगे पंचायत में। राहुल गांधी ने कहा है 50% की कैप को तोड़ने की बात आप लोग सब कर रहे हैं।
और इसमें ज़मीन की भी बात वो कर रहे हैं कि जो लैंडलेस ओबीसीज हैं और ईबीसीज हैं उनको ज़मीन भी देंगे, इस तरह की बातें हैं। लेकिन वोटिंग पैटर्न पर आऊँगा तो देखिए, जो अति पिछड़ा समाज है उसके 2010 में जो वोटिंग पैटर्न है वो 40 से 50% ईबीसी वोटेड फॉर नीतीश, जेडीयू बीजेपी का जो अलायंस है उसके लिए 2010 में। 2015 में यही ईबीसी 40 से 50 जो है वो जेडीयू और आरजेडी के साथ जाता है। 2020 में यही ईबीसी 45% तक एनडीए के साथ जाता है। ये लोक नीति सीएसडीएस का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ईबीसी वहां कितना इंपॉर्टेंट है और जो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप बात खाली पिछड़ा समाज की करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है जो इस राजनीति को लेकर आगे चलती है, तेजस्वी यादव हैं, तो वो वोट आपके पास नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप कांग्रेस के पास वोट लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसी फादर फिगर के नीतीश की इस पॉलिसी को तोड़ने के लिए ईबीसी का ये जो नया बात है वो लेकर राहुल गांधी आए हैं सामने। ठीक है, तो हमारे और सहयोगी हैं रजत। तो रजत, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप यूपी से आते हैं और यूपी में जात आधारित रैलियां, जो जाति आधारित रैलियां हैं उसको बैन किया गया है सरकार की तरफ से, और यहाँ ये एक नया चीज़ जो है वो राहुल क्वाइन कर रहे हैं। तो किस तरह के क्लैशेस देख रहे हैं, किस तरह का ये रोड मैप देख रहे हैं आने वाले टाइम में? देखिए क्या है कि आपने यूपी की बात की, तो यूपी ही शायद वो जगह है जिसने महागठबंधन या कहिए इंडिया गठबंधन को राह दिखाई कि आप बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो सीधे सीधे धर्म की पॉलिटिक्स है, जो ये कहती है कि जिनकी आबादी ज़्यादा है उनको ज़्यादा, वो डायरेक्टली नहीं कहते लेकिन अगर आप उसको सार करके देखेंगे तो यही नज़र आता है कि जिनकी आबादी धर्म के आधार से ज़्यादा है उनको ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। अब विपक्ष के पास उसका काट क्या है? विपक्ष के पास उसका काट ये है कि वो जाति की बात करे, क्योंकि जातिगत आधार पर लगातार ये देखने को मिला कि बीजेपी कोशिश तो करती है कि वो उसको सिंबलाइज करे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता, और अखिलेश यादव ने इसे 2024 में करके दिखाया। और वही वजह, एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जातिगत रैलियों को रोका गया। उदाहरण देता हूं कि गुजर चौपाल शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, जो कि माना यह जाता है कि मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं, ऐसा जनरली बात है, इसको आप फैक्ट नहीं है मतलब, लेकिन माना जाता है। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने एक प्रवक्ता, जिनका आप नाम जानते होंगे, राजकुमार भाटी, चर्चित आदमी, उनको लगाया और लगातार रैलियां हो रही थी। अब अगली रैली नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे एक राजनीति है। वही काम अब बिहार में कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरत है उसको जीतने के लिए। अब अगर आप बात इसे नैतिकता पर लाएंगे तो अगर भाजपा करे तो सामाजिक न्याय और दूसरा करे तो ये कहा जाए कि तोड़ो और जोड़ो की राजनीति, तो ये ज़्यादा गलत हो। ठीक है, रूपक जी, तमाम साथियों का आपने ओपनिंग रिमार्क सुन लिया, आपका क्या ओपनिंग रिमार्क है इस लाइन ऑफ पॉलिटिक्स पर? राहुल गांधी ने आरक्षण को विकास का एक लिबास पहना दिया है। ठीक है, जो जातियों की बात वो कर रहे थे, वो आज इन्होंने पटना में जो न्याय पत्र निकाला है उसमें कोई नई बात नहीं है। जो 10 पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि 25 करोड़ के जो सरकारी ठेके होंगे वो उसमें भी रिजर्वेशन होगा और वो ईबीसी को है। तो जब कर्नाटक में 2023 में सरकार बनी थी उसके बाद सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की सरकार ने ये फैसला लिया था, लेकिन तब वो ईबीसी या ओबीसी के लिए वो डिसीजन नहीं था, वो माइनॉरिटी के नाम पे लिया गया था। और बीजेपी को उसमें ये नज़र आया कि ये सीधे सीधे मुसलमानों को आरक्षण 4% आरक्षण देने की बात जो है वो की जा रही है। तो राहुल गांधी ने, अब जो संदीप ने कहा कि ये जातियों वाली राजनीति है और राहुल गांधी को फिगर नहीं दे रहे हैं कि कितना जीडीपी बढ़ जाएगा, आपको सवाल ये उठाना चाहिए कि जो ईबीसी 25 करोड़ के सरकारी ठेके उठाने की हैसियत रखता है उसको रिजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है? नहीं, तो ये ओवरऑल अगर आप जो राय देख रहे हैं आप संदीप जी को, तो संदीप, आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक तरीके का तर्क ये है कि हाँ ठीक है ये सामाजिक न्याय का रास्ता है और तमाम चीज़ें हैं, आपको क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है आपको कि राहुल को इससे जीडीपी कितनी बढ़ जाएगी ये भी बताना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि राहुल को ये बताना चाहिए कि सारी चीज़ें, सारा दबाव नेता विपक्ष पर ही क्यों हो? वो एक तरफ संविधान की भी बात कर रहे हैं और एक तरफ आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले आरक्षण ये जातियों के आधार पर था, फिर ईडब्ल्यूएस कोटे से भी आरक्षण आ गया। तो आरक्षण तो देश में लंबे समय से चला आ रहा है। अब सवाल ये है कि उस आरक्षण की लिमिट को अब ये नया लेके आए हैं कि उसके आरक्षण की लिमिट को बढ़वा दिया जाए। अब उसने ओबीसी में भी उन्होंने वर्ग बांट दिया, अति पिछड़ा और पिछड़ा।
लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आरक्षण से ही इस देश का उद्धार होना है। एक सवाल, ठीक है, अगर होना है तो पिछले दिनों जब इतने लंबे समय से हो रहा है तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, एक दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है, जब सरकारी ठेके और ये सब चीज़ों में आरक्षण आ रहा है तो इसका मतलब इस आरक्षण की जब वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब टेंडर जो ले रहा है व्यक्ति, वो कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में रोटी के लाले हों, या फिर वो व्यक्ति इतना इकोनॉमिक वीकर हो कि उस आरक्षण की जरूरत पड़े। तो नहीं, नीरज, पूरी बात सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद जी अब आते हैं, मैं अब कांग्रेस इनकी राजनीति पे आता हूँ। इन्होंने 70 साल देश में राज करा, कोई दलित प्रधानमंत्री का नाम बताइए, है ही नहीं इनके पास। वैसे अब वोट बैंक की राजनीति होगी, सत्य हथियाना चाहते हैं तो ये सब चीजें 70 नहीं किया है, 50 के करीब किया। मंडल आयोग के नहीं, ठीक है, नहीं, हाँ। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए। बात सुन लीजिए। लंबे यूपीए 1 यूपीए 2 में रहे, दलित राष्ट्रपति आया इस देश में, एनडीए गवर्नमेंट के बाद में दलित राष्ट्रपति आया। कोई व्यक्ति एसटी समाज से कोई उच्च पद पे ये लेके आए राष्ट्रपति, इस वक्त एसटी। तो आप ये सोचिए कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बलगरा रहे हो इससे। लेकिन होगा क्या, हासिल क्या हो रहा है आपको जनता ने विपक्ष में बैठा रखा, आप बस हर तरीके से कुछ ना कुछ लेके आ रहे हो। लेकिन अभी रोड मैप बताओ, अगर लिमिट बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा, उसका रोड मैप क्या, स्टडी क्या है, ठीक है, क्या कहती है आप क्या रजत, क्या आप ऐड कर रहे हैं? मैंने इसलिए बोला, इन्होंने कहा कि जो बात उठाई गई कि इतने करोड़ के ठेके लेता है, उसको आरक्षण की जरूरत क्या है। आरक्षण गरीबी उन्मूलना का कोई प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण जो है ना, वो बता रहा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैं बता दे रहा हूँ, वो कोई एम्प्लॉयमेंट मनरेगा भी नहीं है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। वो ये है कि इटावा में कोई यादव अगर कथा कहे तो उसका बाल नहीं उतारा जा सकता, उसके सर पे कोई पेशाब नहीं डाल सकता। ये है आरक्षण। नहीं, लेकिन ये आरोप ही है, आपको ये बता देना चाहिए कि आरोप है, आरोप है, प्रूवन नहीं है। आरोप है, मैं वही कह रहा हूं, बाल उतारने की बात है, बाल उतारने की बात है, तो यही है आरक्षण। नहीं तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं रजत, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं जो बात कही ना कि 25 करोड़ के ठेके के लिए आरक्षण की क्या जरूरत है। गरीबी के साथ होने वाला अन्याय और जाति के साथ होने वाले अन्याय दोनों अलग अलग अन्याय हैं। एक गरीब अगड़ी जाति के आदमी के साथ जो अन्याय, एक कितना भी गरीब अगड़ी जाति का इंसान होगा उसको उसकी बारात में घोड़ी से नहीं उतारा जाएगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। और एक कितना भी अमीर पिछड़ा और अति पिछड़ा होगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने घर से लड़की के घर तक घोड़ी पे बैठ के चला जाए। तो ये तो बात है। और दूसरी बात विकास की, कि जो आपने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण को का लबादा विकास को उड़ाना चाहते हैं। विकास, आरक्षण बराबरी की चीज़ है, विकास और बराबरी अलग अलग चीज़ें हैं। विकास एक रिलेटिव चीज़ है। कोई इंसान गर्त में पड़ा हुआ है, उसके लिए ज़मीन पे आना एक विकास है, जो ऑलरेडी ज़मीन पे है उसके लिए आसमान में जाना विकास है, और जो ऑलरेडी आसमान में है उसके लिए उससे भी आगे जाना विकास है। तो बात आरक्षण विकास की चीज़ नहीं है, आरक्षण बराबरी की चीज़ है कि जो गर्त में पड़ा हुआ है वो भी ज़मीन पे आए और जो आसमान में बैठा हुआ है वो भी खींच के ज़मीन पे आए। जब राहुल गांधी ने 2024 में संविधान बदलने की बात की थी, तो संविधान बदलने की जो पूरी पॉलिटिक्स और पूरा कैंपेन जिसको उन्होंने मोड़ा था कि बीजेपी को 400 सीटें आएंगी और वो उसको 3/3 बहुमत मिल जाएगा और वो संविधान बदल के आरक्षण ख़त्म कर देगी, ये थ्योरी वो लोगों को समझाने में बहुत हद तक कामयाब हो गए। और ये जो लोकसभा चुनाव का विश्लेषण ये माना जाता है कि इस नैरेटिव से बीजेपी को नुकसान हुआ और इसका बड़ा फ़ायदा जो है विपक्ष को और कांग्रेस को तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ विकास की बात नहीं है, बराबरी की बात, ये बिल्कुल सही है कि बराबरी की बात है, लेकिन जाति आधारित आरक्षण को ख़त्म करने का रिस्क कोई नहीं ले सकता। लेकिन इसके अल्टरनेटिव में एक व्यवस्था बनानी पड़ी ना कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए और उसमें जातियों का कोई बैरियर नहीं है। तो राहुल गांधी अगर ये अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी की ईबीसी की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो बीजेपी से एक मौका छीन रहे हैं वो। जो वोट बैंक अभी तक लॉयल माना जाता था नीतीश कुमार का बिहार में जेडीयू के साथ, उस वोट बैंक को एक पॉलिटिकली उन्होंने कोशिश की है कि वो हमसे अट्रैक्ट करे। यही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी किया था।
दूसरी बात यह है कि बिहार में जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बिहार के लिए वादे हैं ना, वो वादा हरियाणा के लिए नहीं है, वो वादा उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। हर प्रदेश की अपनी जाति की संरचना है, अपनी जातिगत संख्या और जनसंख्या है, इस वजह से बिहार के लिए वादा है। लेकिन सवाल यह है कि जो संदीप जी कह रहे थे कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो दलित राष्ट्रपति लेकर आई, बीजेपी जब सत्ता में आई तो आदिवासी राष्ट्रपति लेकर आई, तो संदीप जी इस बात का जवाब दे दीजिए, तो इससे क्या कर दिया बीजेपी ने? इस फैसले से बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी अगर दलित लाए राष्ट्रपति तो अच्छी बात है, कांग्रेस दलित को आरक्षण देने की बात कर दे तो खराब बात है। नहीं, हमने दलित- मैंने कब कहा? राष्ट्रपति- मैंने ये पूछा पहले कि अगर मेरी बात आरक्षण हो बढ़ेगा तो जाए। रोड मैप बताइए क्या फायदा क्या हो जाएगा। मैंने और आपको दूसरी सुना, मेरी बात आप- हो जान दीजिए, आप- मेरी बात आप- हो जान दीजिए। नहीं, मैं कह रहा आपकी हूं बात का कि जवाब दलित नहीं, राष्ट्रपति नहीं। लाकर बीजेपी ने प्रचार किया, आदिवासी राष्ट्रपति लाकर बीजेपी ने प्रचार किया, तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, बड़ा नहीं सामाजिक क्रांति नहीं, कर जो दी। आज जो राहुल गांधी जो बात अब कर राहुल रहे हैं गांधी प्रचार कर रहे हैं तो बड़ा वो आपको यूपीए खराब लग रहा है। यूपीए वन और यूपीए में सो रहे थे, मीठा वो सो रहे थे, कड़वा वो सो रहे थे। नहीं यहाँ खुदू धरातल क्या पे वोट निकल आपने रहा है, आपने तो ना तो आपको दलित को दिक्कत जगह हो दी, रही है। आपने ना दलित को दिक्कत जगह दी ना होगी। ओबीसी को जगह दी। अरे इस भैया, देश में ओबीसी कर्पूरी ओबीसी को सही मौका जो है ना। 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने वाली सरकार कौन सी है? मोदी सरकार ने ऐलान किया था ना कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। जो शख्स आज भारत रत्न है उसका सम्मान करते हैं आप? जी बिल्कुल करते करना हैं? नहीं चाहिए, करना यानी नहीं उसकी चाहिए, राजनीति का करना सम्मान नहीं हुआ, चाहिए, उसकी करना नहीं राजनीति चाहिए का क्या? सम्मान हुआ, करना नहीं चाहिए ये क्या? कर्पूरी मॉडल है, करना नहीं चाहिए ये क्या? कर्पूरी ये मॉडल करना है नहीं और चाहिए, ये बिहार में करना होकर चाहिए। रहेगा। हम तो कह रहे हैं ये बिहार में होना कोई रोक चाहिए, नहीं पाएगा। रोड मैप बताओ। देखिए, मैं 20 कह रहा हूँ साल होना से- चाहिए, कौन मना 20 कर रहा है साल नहीं से होना ठगा चाहिए? गया। आप बताइए आरक्षण बढ़ने से 20 क्या हो साल से जाएगा? ठगा गया। आपके पास जवाब ही 20 नहीं है इस साल से बात का, ठगा गया। आपके पास आरक्षण जवाब ही नहीं बनने है। से आप कहते देश हैं चौथी हर बड़ी जाति को, अर्थव्यवस्था होगा। आपने कहा हर जाति इस को, देश ने एक हर यात्रा जाति को की है। दिया। संदीप जी ये भी ताने मैं बाने को आगे एक बढ़ाकर ये भी देश आपका ने ये भी यात्रा आपका की है। जातिगत भेदभाव है। एक कोई मिनट, भेदभाव नहीं ये है। आपका कहाँ जातिगत बायस है। कहाँ आप जातिगत आप भेदभाव है? जीडीपी में अच्छा, देश का एक मिनट रोड मैप ना, एसटी देश का राष्ट्रपति है, ये जातिगत भेदभाव हो रहा है। रोड मैप ना। देश का राष्ट्रपति कौन है? अरे ST जीडीपी वर्ग से आता है। जीडीपी वो जीडीपी देश का- बात की बात है, जीडीपी बहुत बात की बात है यार। किस चीज की बात है? आप मूंछ बताइए, नहीं बात कटेगी, कर लीजिए। मूंछ अभी नहीं राहुल कटेगी गांधी उसकी। कह रहे थे देश में चौराहे पे भारत उसकी ने मूंछ क्या नहीं बनाया कटेगी, है? वो अभी बारात राहुल में- गांधी कह वो रहे थे घोड़ी पे भारत ने बैठ क्या के बारात बनाया में है? जाएगा, वो क्या उसको बनाया है? चप्पल सिर पे नहीं कानून रखनी कौन पड़ेगी, कह रहा है? उसको चप्पल कहीं सिर पे हो नहीं रहा। रखनी एक पड़ेगी। तस्वीर को ये आप पूरे देश की जीडीपी तस्वीर बना रहे हो। जीडीपी एक बहुत बात की तस्वीर को बात पूरे है। देश की तस्वीर नहीं बना सकते नहीं, आप। एक सेकंड, ये मामला एक कानून का है, आप सेकंड, कोर्ट में जाइए, एक ऐसे उदाहरण संदीप मामला दर्ज होगा। जी, संदीप कैसी जी मेरी बातें बात कर रहे हो? सुनिए। एक उदाहरण तस्वीर को पूरे देश है, की एक तस्वीर उदाहरण कैसे बना सकते हो? एक उदाहरण मैं दे रहा हूं हरियाणा से। ये जो बात आप कर रहे हो सब कैटेगराइजेशन की ही बात है, ये कि भाई विद इन ओबीसी आप एक अलग कैटेगरी बना रहे हो। हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम दलितों का जो आरक्षण है उसमें एक सब कैटेगराइजेशन करेंगे, एससी में हम डीएससी निकालेंगे, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। उन्होंने ये बात कही, सरकार बनी, सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला लागू हो गया। अब आप बताइए कि इसमें आप कहेंगे कि बीजेपी जो है वो जातिवाद नहीं करती, कांग्रेस जातिवाद कर रही है, तो फिर इसमें बीजेपी ने क्या किया था? उन्होंने क्यों दलितों के अंदर सब कैटेगराइजेशन किया और वो लागू हो गया। बाकायदा दलितों में भी ये नीचे नीचे मीटिंगें कराई गई डीएससी समाज की कि आप जाइए और अपने समाज को कहिए कि आपको अलग से आरक्षण देंगे हम, अभी तक आपका आरक्षण एससी में जो जाटव वर्ग है वो खा रहा है। इस तरह की मैसेजिंग हुई। अब यही बात अगर ईबीसी के जरिए राहुल गांधी कर रहे हैं अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, आप जब कहते हो कि देश का राष्ट्रपति एसटी है और देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, तो भाई दो लाइनें हैं। पहली लाइन ये है कि आपको देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ओबीसी या एससी चाहिए, या फिर आपको देश के संसाधनों में जो इनकी जनसंख्या है उनके अनुपात में भागीदारी चाहिए। ये दो अलग अलग तरह की डिबेट है, आप इनमें से एक चुन लीजिए। ठीक है, नीरज जी से मेरा, हाँ संदीप नहीं, आप कोई रिमार्क पहले मैं राहुल जी की बात को क्लियर कर दूं। हमने यहाँ पे ये बात जो आरक्षण बढ़ाने की बात है वो मैंने तो मना नहीं करा आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने कहा रोड मैप बताइए। आप जो बात कह रहे हो उस बात पर रोड मैप बताइए कि ये उद्धार हो जाएगा। नहीं रोड मैप तो यही हुआ ना कि नौकरी, रोड मैप ये हुआ कि जब सरकारी नौकरी दी जाएगी उसमें एक कोटा फिक्स होगा। कितने लोगों क्या होगा? अरे तो 100 में 42% देंगे तो 42% का कोटा बनेगा। 100 में ऐसी चीजें बताओ ना, ये क्लियर करके बताओ। अरे आप इससे क्या होगा? इस देश में रिजर्वेशन देने की एक व्यवस्था सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती ना, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंजीनियरिंग, वहां भी तो होता है ना। तो वो तो future नहीं, making उसमें के लिए है। एक बात और है। उसमें सीधी सीधी बात यह है कि अब मैं आपको बताता हूं, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने कहा है पंचायत चुनाव में बढ़ा दूंगा ईबीसी का आरक्षण। क्या होता है पंचायत चुनाव? पंचायत चुनाव में क्या होगा ना, जब आरक्षण हो जाएगा तो कोई जो प्रभुत्ववादी है ना वो चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई ईबीसी समुदाय से चुनाव लड़ेगा।
और उसमें क्या होता है, उसमें आता है, उसके साथ आता है एक अच्छा खासा उसके जीवन में उद्धार। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई से इतर करे, लेकिन जैसे ही कोई आदमी प्रधान, मुखिया और वो बनता है ना, तो वो अपने साथ पूरा एक पीढ़ी का विकास कर देता है। तो ये बदल रहे हैं राहुल गांधी। नहीं वो आपकी बात ठीक है रजत, कि उसके क्या रोड मैप का जवाब दे, उसके सोशल जो इम्प्लीमेंट वो कैसे होगा ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये सब चीजें जब आती हैं, आप जहां से आते हैं या मैं जहां से आता हूं, हमारे क्षेत्रों में जात का प्रभुत्व देखने को मिला है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप ये नहीं जानते हैं कि अगर जिस सीट पर, किसी भी तरह की सीट हो, पंचायत की सीट हो या विधायकी की सीट हो, अगर आरक्षित भी आप उसको कर देते हैं, तब भी समहाउ जो प्रिविलेज्ड क्लास है वो अपने लोग ही खड़े करते हैं पीछे से लाके। चलिए मैं आपको बताता हूं, रागिनी सोनकर का नाम सुना है आपने? उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब से अखिलेश यादव नहीं है, समाजवादी पार्टी की सबसे तगड़ी बोलने वाली महिला है वो। पता है कैसे जीत कर आई हैं? आरक्षित सीट से जीत कर आई हैं, और उनके पिताजी या उनके ऊपर किसी भी इस तरीके का प्रभाव नहीं है। ये करता है लेकिन आरक्षण। सुनिए, और अगर ये आप एक नहीं है, और उदाहरण लाइन लेता मैं हूं आपको बता दूं, अगर आप अखिलेश यादव, सिर्फ एक लाइन में उनको जवाब दे रहा हूं कि अखिलेश यादव जो हैं, उनकी लाइन ऑफ पॉलिटिक्स कब चेंज हुई है? जब केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ मार्जिनलाइज कर दिया, माइग्रेट करवा लिया, तब इन्हें समझ में आया कि सिर्फ यादव ही ओबीसी नहीं है, यादव में भी जो कैटेगरीज हैं और जो, चलिए मैं आपको इसका उदाहरण, तो आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं, में रखना मैं पड़ेगा। आपको और ये इसका लाइन ऑफ जवाब देता पॉलिटिक्स हूं, उन्हें चेंज मैं किया। इसी का एक जवाब देता हूं। अब रूपक को एक सुनेंगे, जवाब अब देता रूपक हूं, को सुन लेंगे। हाँ, मैं रूपक जी जवाब दीजिए, क्योंकि बात अखिलेश यादव की, मैं जवाब देता हूं उनको। आपके पास अगर मोबाइल हो तो आप उठाइएगा। संजय निषाद समाजवादी पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको सुनिए। वो कह रहे हैं कि किसने, संजय निषाद, यानी निषाद समाज जिसकी लड़ाई वो अभी भी लड़ रहे हैं, उस निषाद समाज का उद्धार किसने किया। और आज अगर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की बात को फैक्ट के मैं फैक्ट नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज ये ईबीसी और ओबीसी की बात हो रही है, तो किसी लालू प्रसाद यादव ने पहले ओबीसी की बात की, किसी मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी की बात की। अगर आपको जानना है तो पता नहीं, तो अरे तो आप यही बात तो कर रहे हो डेवलपमेंट ओबीसी है। की, आप बात कर रहे हो ओबीसी की, बेनिफिट कौन हो रहा है? पर्टिकुलर आपका एक कास्ट हो रहा है। ओबीसी में सिर्फ एक कास्ट तो नहीं है ना? तो यही तो तरीका है ना। पहले नहीं, तो ये ओबीसी क्या तरीका है? अरे मतलब भाई आप एक तरीका बात बताइए, समझिए। नहीं, आदमी अगर कैसे आप बिहार दिखा- का भी एग्जांपल लीजिए, अरे बात मुझे तो दूसरा यादव बड़ा नेता बता दीजिए लालू यादव भाई के बात कुनबे के सुनिए। अलावा। आप मुझे दूसरा अरे बात अखिलेश यादव के सुनिए। कुनबे के अलावा मैं बता दीजिए। बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। तो ये लाइन ऑफ सम्राट पॉलिटिक्स है। चौधरी कहां से आए? तो वो कोई बहुत बड़े नेता है क्या? बीजेपी के हैं। वो कौन है? मुख्यमंत्री हैं। कुशवाहा कहां से समाज- आए? कहां से कुशवाहा आए? समाज एक से मिनट आते एक हैं। मिनट, कैसे आए? हम राहुल गांधी की आरजेडी हम मिला उनको। रजत, हम राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जो जातियों को लेकर वो कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने एक जाल बिछाया है, उस जाल में बीजेपी जो है वो फंस रही है, और वो फंस मतलब आज कल परसों से नहीं रही है, ये लोकसभा चुनाव के समय से और भारत जोड़ो यात्रा के समय से फंस रही है। और मंडल कमीशन वाले दौर के बाद ये पहली बार जातियों को लेकर इतनी बड़ी पॉलिटिक्स शुरू हुई है, जिसमें कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खल रही थी। और उस टाइम पर जब मंडल कमीशन के जो दिन थे, उसमें कांग्रेस को डिसाइड नहीं कर पाए कि हम विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जाति बहुल प्रदेशों से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। राहुल गांधी उसी वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ के जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने जो जाल बिछाया है, बीजेपी के पास इसकी काट नहीं है। पहला असर इसका तब हुआ था जब राहुल गांधी जातीय जनगणना बोलने लगे, और बीजेपी को सरकार को अनाउंस करना पड़ा कि भाई जब भी अब जनगणना होगी तो जातियों के साथ होगी। दूसरा एक फैसला, अगर आप चाहते हैं कि ये राहुल गांधी एजेंडे को पंचर कर लिया जाए, तो तेलंगाना सरकार ने एक जो जातीय जनगणना कराई थी, उसके बाद उन्होंने एक बिल पास कराया कि 42% ओबीसी रिजर्वेशन हम करेंगे। ये बिल जो है राज्यपाल को भेजा गया, तेलंगाना के राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया, और ये महीनों से जो है वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। जब तक केंद्र सरकार उसमें कहेगी नहीं, तब तक उस पर कोई फैसला नहीं होगी। मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी ये रिस्क ले सकती है? क्या वो लेना चाहेगी कि 42% जो आरक्षण तेलंगाना में ओबीसी को दिया गया है, उसको खारिज कर दीजिए आप? ठीक है, आप कुछ ऐड कर रहे थे राहुल। पहली चीज़ तो ये कि जो रूपक सर एक बात कह रहे हैं, मैं उसी में एक चीज़ ऐड करूंगा
कि जब ये राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहा तो बीजेपी ने कहा कि हम कास्ट सेंसस करा देंगे, हम उन्होंने तारीख भी बता दी फिर। तो ये अब बात जो है ना वो उससे आगे की बढ़ गई है। अब ईबीसी, अब कर्पूरी के मॉडल पे जाया जाएगा, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण की बात होगी। मतलब अब सिर्फ चर्चा या नैरेटिव जो है वो आरक्षण तक सीमित नहीं रह गया या कास्ट सेंसस तक। अब राहुल गांधी एक स्टेप आगे जाके एक नया पासा फेंक दे रहे हैं कि बीजेपी अब बताएगी अब आप क्या करोगे। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा था ना कि सब कैटेगराइजेशन स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो कर उनको सकती अधिकार है, है, हाँ। वो कर सकते हैं और कई राज्यों ने इसकी प्रोसेस शुरू भी कर दी है। हाँ, और दूसरी बात, एक एग्जांपल और आपने कहा कि आपने बात कही कि जब कोई किसी समाज का आदमी उस सीट पर बैठ जाता है तो लेकिन फिर भी गांव में प्रभुत्ववादी लोग हैं वही उसको चला रहे होते हैं पीछे से। तो इसमें एक एग्जांपल आपको ऐड करूंगा कि जो जमीनों का ठेका होता है गाँव में, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ पंजाब से। वहाँ पर ये हुआ कि जमीनों का ठेका दलितों को भी उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई और कहा कि हम भी इस बार जो सरकारी जमीन है उसका ठेका लेंगे, खेती दलित करेंगे। अब इसमें जो प्रभुत्व समाज था गांव का, उन्होंने क्या किया कि अपनी तरफ से भी एक दलित को पैसा देके खड़ा कर दिया कि आप जो है आप बोली लगा दो, लेकिन वो प्रॉक्सी था। दूसरी तरफ दलितों के पास क्योंकि पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक यूनियन बनाई, उस यूनियन ने पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा उस पर भारी पड़ गया, उन्होंने और ज्यादा पैसा इकट्ठा किया और फिर मिलकर के वो जमीन का ठेका लिया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई शुरुआत तो करेगा पहले। भाई ये लोग पीछे से अगर बैकअप देंगे किसी को, उन्हीं के समाज के आदमी को तोड़ेंगे, ठीक है, वो ये करेंगे, लेकिन आप भी अपनी कोशिश करेंगे और एक बार जब ये बात उठेगी तभी तो कोई जीत मिलेगी आदमी को। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्लोजिंग रिमार्क लेंगे, एक मिनट में सबके सब कोई 60 सेकंड में अपनी अपनी राय अगर रखना शुरू करे। नीरज जी से ही अगर हम शुरू करना चाहें तो नीरज जी, क्लोजिंग रिमार्क की क्या बेनिफिट होगा राहुल को, क्या देखते हैं? प्लस संदीप का जी के एक सवाल में एक सवाल ऐड कर दे रहा हूं मैं कि इस देश में कब तक आपको दिखाई पड़ता है कि बतौर पत्रकार या आप देखते हैं जब व्यवस्था को आम नागरिक के तौर पर भी, तो ये कब तक आपको होता हुआ दिखाई देता है कि ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा? क्या इसकी कोई कैपिंग नहीं होगी इस देश के अंदर? क्या वाकई में जो संदीप का एक सवाल है कि क्या वाकई में आरक्षण के आधार पर क्या रोड मैप होगा देश का, उस पर कभी कोई बात क्यों नहीं करेगा? नहीं, रोड मैप के पहले आप जो बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है आपने जो बात कही थी कि टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, आरक्षण क्यों होना चाहिए, तो 1990 में लगभग 35 साल हो गए हैं मंडल कमीशन लागू हुए। अगर टैलेंट को मौका ना मिल रहा होता तो 35 साल के वक्फे में ये देश गर्त में चला गया होता। अगर सारे अनटैलेंटेड लोग 50% आरक्षण लेके महत्वपूर्ण IAS IPS बन रहे होते, बैंकों में बैठ रहे होते, डॉक्टर बन रहे होते, इंजीनियर बन रहे होते, अगर इस देश की आधी आबादी अनटैलेंटेड लोगों से अनटैलेंटेड लोग आ रहे होते तो 35 सालों में तो इस देश को नीचे जाना चाहिए था। माफी चाहता हूं, ये देश ऊपर गया है। संदीप जी भी इस बात से सहमत हैं। पहली बात तो ये टैलेंट वाली जो थ्योरी है ये फेक थ्योरी है। दूसरी बात, आप रोड मैप की बात कर रहे हैं, तो रोड मैप जो है ना वो मैं इसको कोई 6 महीने और 1 साल में होने वाला परिवर्तन के तौर पे देख नहीं रहा हूँ। 78 साल का आज़ाद भारत हुआ है। 78 साल के आज़ाद भारत में ये पॉलिटिक्स मील का पत्थर साबित होने वाली पॉलिटिक्स है। मैं बिहार चुनाव को भी इसका लिटमस टेस्ट नहीं मानता हूँ। बिहार चुनाव में राहुल गांधी को इसका फायदा होगा, ये मैं मानता हूँ कि फायदा होगा, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी इसे बिहार चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में, जो आपका बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को क्या फायदा होगा, तो आने वाले दिनों में इससे कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक फायदा जाहिर तौर पर होगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स, जैसा अभी रूपक ने भी कहा कि बहुत सालों बाद, मंडल आयोग के बाद, मंडल कमीशन के बाद, बहुत 35 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि जातियां और जातियों को राजनीतिक नजरिए से इतनी शिद्दत से तमाम पार्टियां डिस्कस कर रही हैं। ठीक है, अमीश, आपका क्लोजिंग रिमार्क। और आपके लिए मेरा एक सवाल यह है कि जब एक तरफ आप संविधान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में संविधान भी लागू है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोगों को उनका हक भी नहीं मिल रहा है, तो फैक्ट और जो फिगर्स हैं वो मिसमैच कर रहे हैं, और आरक्षण का दायरा कहां तक जाना चाहिए, इस पर भी आप रिमार्क करिएगा। देखिए, आरक्षण का दायरा, जब अभी मोदी सरकार जो वादा की है कि जातिगत जनगणना कराएगी, तो उसके जब आर्थिक और सामाजिक पहलू निकल कर आएंगे तो देश को पता चलेगा कि आखिरकार देश ने अब तक जो 78 साल नीरज जी कह रहे थे कि जो प्रगति की है वो सामाजिक मायनों में कितनी की है। ये तो एक देश की प्रगति हो गई आर्थिक मायनों में कि देश हमें बड़ा आगे बढ़ता दिखाई देता है, और हम बड़ा प्राउडली इस बात को फील करते हैं और अपनी तारीफ खुद करते हैं। इस बात को लेकर हमें करनी भी चाहिए, लेकिन ये आंकड़े तो तब आएंगे जब हमारे पास जातियों के आंकड़े मौजूद होंगे, तब आपके इस सवाल का सही से जवाब दिया जा सकेगा
गया कि आखिर भैया कितना परसेंट। लेकिन मैं अपनी बात 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। संदीप जी को पहले मैं करेक्ट कर दूँ, और देश को जानना चाहिए कि इस देश को पहला दलित राष्ट्रपति कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस के सहयोगी सरकार में के.आर. नारायण बने थे, और इस देश को पहला दलित मुख्यमंत्री भी कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में दिया था। तो ये जो कहना कि भाजपा ही दलित और पिछड़ों की हितैषी बनी थी और वही करके लाई है, देश 78 सालों से चल रहा है। राहुल गांधी की कोशिश ये है, जो नीरज जी भी कह रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। राहुल गांधी डेटा में नहीं फंस रहे हैं कि 37% दे देंगे कि 40% दे देंगे। सामाजिक न्याय है मोटिव इसका। सामाजिक न्याय का मोटिव ये है कि जब प्रोफेसर की भर्ती निकले ना ऋषि जी, DU की, BHU की, हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है ना भाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की यात्रा की है हमने देखा है कि जब भर्तियां निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और जब रिजल्ट आउट होता है तो OBC के सामने NFS लिख दिया जाता है, OBC सीट के सामने नॉट फाउंड सुटेबल हो गया। OBC में लड़के नहीं मिला प्रोफेसर साहब लोगों को इंटरव्यू पैनल में, कुलपति को पता ही नहीं चला, इंटरव्यू पैनल सेट हो गया। तो ये कोशिश है राहुल गांधी की कि वहां आप NFS ना लिख पाइए। राहुल गांधी की दूसरी कोशिश ये है कि जो नीरज जी कह रहे थे कि टैलेंट को लेके एक जो हवा खड़ा किया गया ना कि आरक्षण से टैलेंट नहीं आ रहा है, राहुल गांधी की यही कोशिश है कि देश ने अभी अपना असली टैलेंट देखा ही नहीं है। देश का असली टैलेंट बिहार से बाहर निकलकर दिल्ली तक आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इतना दबा है, इतना कुचला है कि निकल नहीं पा रहा है। उसको आरक्षण का लाभ मिले और देश तब असली टैलेंट की ताकत देखे और सही मायने में 21वीं सदी में विश्व गुरु बने। ये राहुल गांधी की कोशिश। ठीक है संदीप, आपको क्या लगता है इलेक्शन बेनिफिट के अलावा जो है इससे देश का कितना भला देखते हैं? देखो ऐसा है कि कमज़ोर जो भी व्यक्ति, जो समाज कमज़ोर है उसको ऊपर आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई इससे कोई मना नहीं करता। हर व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए। इससे कौन किसी ने व्यक्ति ने मना करा, कोई पार्टी मना कर रही है या कोई व्यक्ति मना कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये है कि कब तक चलेगा ये, कब तक? सवाल ये है इसकी लिमिट क्या 100 साल, 200 साल, 300 साल? क्योंकि पता रहना चाहिए कि ये आज हमने ये काम शुरू किया है, आज हमने कोई बिल्डिंग बनानी शुरू की, इसे 2 साल में पूरा कर लेंगे। 2 साल में इसमें 5000 लोग रहने आ जाएंगे। उसके बाद हम दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे, इसमें 5000 लोग घर मिल, बेघर लोगों को घर मिल जाएगा। लेकिन कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी? कब तक हम इसी समस्याओं से जूझते रहेंगे कि फलानी जाति वहाँ है, ये फलानी जाति यहाँ है, या फिर उसका उद्धार नहीं हो रहा, इसका उद्धार नहीं हो रहा? समान विकास सब व्यक्ति का हक है। संसाधनों पर हक होना चाहिए, नौकरी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इस बात के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन कब तक चलेगा ये, कब तक? और दूसरी बात आखिरी वो ख़त्म कर रहा हूँ कि राहुल गांधी हर बार चुनाव से पहले ये बात याद आती है। ठीक है, वो उनका राजनीति करने का काम है, वो मुद्दे लाएंगे, लाना चाहिए उनको। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, UPA 1 UPA 2 में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, तो वो क्या सो रहे थे उस वक्त? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो? UPA 1 UPA 2 नहीं, मेरा शिक्षा संस्थानों में आरक्षण अर्जुन सिंह ने लागू किया। ठीक है, मैं जो कांग्रेस ठीक है। अरे उस दिन से लेकर आज तक 20 साल हो गए, तो 20 साल में उसी वक्त पूरा करके आज खत्म ना हो जाता? इतना इंतजार क्यों करवाना पड़ रहा है? देश की जनता इतना लंबा इंतजार क्यों कर रही है इस बात के लिए? नहीं, हम ये कह रहे हैं कितना, कब तक? सवाल ये है कि कब तक हो पाएगा, मतलब कब तक? मतलब हमने आपको एक बजट दिया किसी कंपनी ने कि भाई ये काम पूरा करना है, वो कब तक पूरा कर दोगे? आपको बजट मिल रहा है, हर चीज हो गई, कब तक पूरा? समाज है, देश है, हम बोल रहे हैं, कौन मना कर रहा है? समाज देश बात कर रहे हैं। अब क्लोज कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं। अभी $4 ट्रिलियन पे, अमेरिका 40 पे, कब तक पहुंच पाएंगे? कब तक? कोई कुछ बात बताइए, कब तक? ठीक है, अब हम डिबेट में नहीं है, हम क्लोजिंग रिमार्क हमें भी तो अमेरिका के सामने खड़ा होना है। हम नहीं होंगे क्या? हिंदुस्तान अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो सकता क्या? होगा। कब तक होगा ये बताइए? कब तक होगा? मोदी जी से पूछिए ना। हम तो पूछ रहे हैं मोदी जी से, रोज पूछते हैं, हर रोज ठीक है। संदीप फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 4 में लेके आए हैं। फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 4 संदीप, एक टॉप 4 में लेके आए, टैलेंट लेके आया, देश लेके आया, कौन मना कर रहा है? ठीक है, एक करके। लेकिन हम संदीप, हो गया। इसका जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, ओके, हम क्लोजिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने राहुल है, रजत है और रूपक जी हैं। राहुल, ये तो तमाम आप डिबेट सुन रहे हैं, और तो क्या लग रहा है ये लाइन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो कहां तक जा रही है? और दूसरी बात तो एक मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है संदीप जी, बस मैं कह दे रहा हूं, काउंटर आर्गुमेंट नहीं चाहिए मुझे, कि बीजेपी जैसी पार्टी भी हिम्मत नहीं कर सकती है आरक्षण के खिलाफ बोलने की। वहां तो लोग पानी पी के कह रहे होते हैं कि भाई आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सामाजिक विकास की बात कौन नहीं करता? होना चाहिए सामाजिक विकास, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, इस बात से कौन गुरेज कर रहा है? ठीक है राहुल, आपका क्लोजिंग रिमार्क।
नहीं, सवाल आपका ये है कि ये कहाँ तक जाएगा, तो मुझे उसमें ये लगता है कि देखो नई नई बातें, मतलब जो एक स्टेप आगे की बात हो रही है ना कि कास्ट सेंसस से आप आ गए ईबीसी पे, फिर आप अगला जो स्टेप है वो है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए। तो आगे तक जाने की जो बात है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आज इस पैनल में बैठते हैं और इस पैनल में जो लोग बैठे हैं उन्हीं की डेमोग्राफी को देखें, तो इस तरह के पैनल्स में जब तक जिन समाजों की हम बात कर रहे हैं उन समाज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आज हम अपने फ्लोर पे जब गर्दन घुमा के देखें हमें वहां पर ढूंढने से लोग नहीं मिलते, तो स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। सुधरने में समय लगेगा, और अभी तक का जो नैरेटिव मुझे समझ आ रहा है या जो बात हो रही है वो ये है कि लड़ाई अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण तक, भागीदारी तक जाएगी। उसके बाद जो नए परिप्रेक्ष्य बनेंगे उसमें फिर आगे क्या नया जो फॉल्ट लाइनें निकलेगी वो देखी जाएगी। ठीक है रजत, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है आपको आने वाले टाइम में इस लाइन ऑफ पॉलिटिक्स से? देखिए, ये लाइन ऑफ पॉलिटिक्स अभी की नहीं है, ये लगातार है। भीमराव अंबेडकर ने जो बात कही वो कोई राजनीति से अलग नहीं थी, वो भी एक राजनीति थी। जो आंदोलन बना, अब उसको फिर आप चाहे मंडल ले आइए, चाहे उसके बाद आप मंडल 2 ले आइए, चाहे उसके बाद आप सामाजिक न्याय की वो लड़ाई ले आइए जिसमें मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक निकले, और उसके बाद तो ये एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। पहले किसी ने ओबीसी को आरक्षण दिया, फिर किसी ने कहा कि भाई ओबीसी में भी कोई पिछड़ा हुआ है जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसको ऊपर लाने के लिए आरक्षण दिया जाए, तो ईबीसी को दिया गया। यही तो बात है, यही तो खास बात है, ये तो प्रोसेस है ना। कोई बिल्डिंग थोड़ी है, कोई बुलडोजर थोड़ी है चला दीजिएगा गिर जाएगा। और बात पॉलिटिक्स की है। बीजेपी के साथ पता है दिक्कत क्या है? बीजेपी यहाँ इसलिए फंस रही है क्योंकि बीजेपी को अपने उस वोटर को भी साधना है जो उसको हमेशा से उसका साथ देता आया है, और जब वो आरक्षण पर इस तरीके खुलकर स्टैंड लेगी या उसको लागू करने की बात करेगी जाति जनगणना तक की, तो उसको सबसे पहले अपने उस वोटर का ख्याल रखना पड़ता है जो उसको लगातार वोट कर रहा है। तो ये जो लॉयल समस्या वोटर है उसका। जी ठीक, हाँ। ये सवाल कई बार हुआ कि आखिर ये कब तक चलेगा। तो अगर सवाल ये है कि जो बदला जा रहा है वो कब तक चलेगा, तो उसे इस चश्मे से देखने की जरूरत है कि जिसे बदला जा रहा है वो चल कब से रहा था। ठीक है, ठीक है। रूपक, आप क्या सोचते हैं? कास्ट बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए, क्लास बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए, और राहुल की लाइन ऑफ पॉलिटिक्स उनको कितना बेनिफिट कराएगी? मतलब कोई ये साहस अगर कर सकता है कि आरक्षण इस देश में ख़त्म हो जाना चाहिए या आरक्षण का पूरा फार्मूला नए सिरे से डिफाइन करने की ज़रूरत है, तो सरकार मतलब वो अच्छे बहुमत से चल रही है, वो कर सकती है। कोर्ट में ये तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। कोर्ट चल रहा है, तो फिर राहुल गांधी भी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए अगर वो कर रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों ने चर्चा कर ली ना कि ये व्यवस्था कब तक चलेगी आरक्षण, ये व्यवस्था अगले 3 महीने तक ये डिस्कशन करने के लिए होगी, क्योंकि बिहार चुनाव में जैसे ही चुनाव होगा उसके बाद ये पता चल जाएगा कि ये मामला चल रहा है, आगे चलेगा नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जीडीपी, ईबीसी को रिजर्वेशन देने से जीडीपी का क्या असर होगा? मोदी जी 75 लाख महिलाओं को बिहार जाकर 10-10 हज़ार रुपये बांटने वाले हैं, उससे जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा? तो ये जो काट है राहुल गांधी के, इस दांव की काट जो है वो 10-10 हज़ार रुपया कैश है। अब चुनाव में पता चलेगा कि कैश चलेगा या वादा चलेगा कि रिजर्वेशन मिल जाएगा, कल को दिन पढ़ाई के लिए एडमिशन मिल जाएगा और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो ये 10,000 पर भारी पड़ेगा या राहुल गांधी के वादे पर, ये 2-3 महीने में पता चल ही जाएगा। संदीप, कुछ ऐड कर रहे थे आप? ओके, ठीक है। आजकल बड़ा मुश्किल होता है पार्टी को डिफेंड करना। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, और अगले नहीं। 3 महीने हम तो साथ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर हफ्ते मिलेंगे आपसे। नहीं, आपके साथ ही हैं, बस मुद्दों को लेकर हम थोड़ा आमने सामने हो सकते हैं। हाँ, सरकार। ठीक है, तो दोस्तों, न्यूज रूम की जो गर्मा गर्मी है वो देखिए आपने। इस डिबेट में भी वो गर्मा गर्मी जरा हमने भी महसूस कर ली, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहता, कम से कम उसे घटाने, खत्म करने की दिशा में। जो भी उसके पक्ष में बोल लेता है या उसे आगे बढ़ाने की बात करता है, तो सबके अपने अपने पॉलिटिकल माइलेज भी हैं। फिलहाल राहुल गांधी ये माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी जैसी पार्टियां उनको काउंटर करके ये कह रही हैं कि आप कास्ट को बढ़ावा देके, जातियों को बांट करके देश को बांटने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी जरा गर्मा गर्मी के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।